हेलो बच्चों, सपना इंस्टीट्यूट फॉर नीट के यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। बच्चों, हम लोगों ने एक्सक्रीटरी सिस्टम में किडनी और उसकी स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट नेफ्रॉन का पूरा स्ट्रक्चर पढ़ लिया था और थोड़ा सा आप रिवीजन कर लीजिए, रिकैप करा देते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला सवाल ये है कि नेफ्रॉन के टोटल कितने पार्ट होते हैं? 2 पार्ट, पहला ग्लोमेरुलस और दूसरा रीनल ट्यूब्यूल। रीनल ट्यूब्यूल में कौन कौन सा पार्ट आता है? पीसीटी, लूप ऑफ हेनले, डीसीटी। और बहुत सारे नेफ्रॉन मिलके कहां पर ओपन होते हैं? कलेक्टिंग डक्ट के अंदर। नेफ्रॉन का कौन सा ऐसा पार्ट है जिसे नेफ्रॉन का हिस्सा नहीं माना जाता है? आंसर कलेक्टिंग डक्ट। 5वां सवाल बताइएगा, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम से लाइंड पार्ट कौन सा होता है? तो सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम से लाइंड एक तो बॉमेंस कैप्सूल होगा, फिर लूप ऑफ हेनले होगा। ये 2 चीजें हैं, बॉमेंस कैप्सूल और लूप ऑफ हेनले। लूप ऑफ हेनले में डीएल भी और एएल भी दोनों। नेक्स्ट आइए, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम से कौन कौन लाइंड होगा? आंसर कीजिए बेटा। सबसे पहले पीसीटी, देन डीसीटी, देन कलेक्टिंग डक्ट। 7वां सवाल बताइए, नेफ्रॉन का कौन सा हिस्सा हेयर पिन लाइक होता है? आंसर बोलिए, लूप ऑफ हेनले। 8वां, कौन सा हिस्सा वाटर और सॉल्ट के लिए परमिएबल होता है? और खास बात, वाटर और सॉल्ट के लिए परमिएबल होता है और खास बात उसमें मिनिमम रीएब्जॉर्प्शन पाया जाता है। आंसर बताइए, लूप ऑफ हेनले। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोलिए बेटा, किडनी कितने हिस्सों में बटी होती है? पेरिफेरल को क्या बोलते हैं? कॉर्टेक्स। सेंटर को क्या बोलते हैं? मेडुला। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी किसे बोला जाएगा? नेफ्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा, 11 नंबर, नेफ्रॉन का कौन कौन सा हिस्सा कॉर्टेक्स में और कौन कौन सा हिस्सा मेडुला में पाया जाता है? तो कॉर्टेक्स के अंदर कौन कौन पाया जाएगा? बॉमेंस कैप्सूल, पीसीटी और डीसीटी, और बहुत माइनर सा पार्ट कलेक्टिंग डक्ट का, लेकिन वो तो नेफ्रॉन का हिस्सा ही नहीं है। नेक्स्ट बताइएगा बेटा, यहां 12 नंबर, कौन कौन मेडुला में पाए जाएंगे? मेडुला में लूप ऑफ हेनले पाया जाएगा और प्लस कलेक्टिंग डक्ट का मेजर पार्ट पाया जाता है। कलेक्टिंग डक्ट जो है बहुत थोड़ा सा पार्ट पाया जाता है, कहां पर? कॉर्टेक्स में। कुछ पार्ट पाया जाता है कॉर्टेक्स में और मेन पार्ट कहां पाया जाएगा बच्चों? मेडुला में। तो एक्सटेंड करती है कलेक्टिंग डक्ट कॉर्टेक्स से मेडुला तक। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा, 13 नंबर, यहां पर जो नेफ्रॉन है बच्चों, उसके अंदर कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन कहां पर पाया जाता है? आंसर दीजिए जल्दी से। डीसीटी के अंदर। कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन कहां? डीसीटी के अंदर। अगला क्वेश्चन बोलिए, कौन सा हार्मोन एक्टिवली साल्ट को रीअब्सॉर्ब कराता है? एल्डोस्टेरोन। कहां से रिलीज होता है बच्चों? एड्रिनल कॉर्टेक्स से। 15 नंबर सवाल बताइए, पैसिवली वाटर का एब्जॉर्प्शन डीसीटी के डिस्टल पार्ट से कौन सा हार्मोन कराता है? आंसर है एडीएच। फुल फॉर्म बताइए, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। एक और नाम बताइए, वैसोप्रेसिन। बताया था ये कहां से रिलीज होता है, अगर आपने देखा हो। वैसोप्रेसिन बच्चों रिलीज होता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी या फिर न्यूरोहाइपोफाइसिस से, तो ये आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए बेटा, मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन कहां पर होता है? जल्दी बोलिए, मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन। 17 नंबर, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहां पाया जाता है? बॉमेंस कैप्सूल के अंदर। 18 नंबर बताइएगा, अच्छे से सवाल सुनिए और फिर ये सीक्वेंस बताइएगा। टोटल अगर मैं आपसे पूछूं बच्चों, तो कार्डियक आउटपुट जो होता है वो कितना होता है? 5000 ml।
इसका कितना हिस्सा किडनी को जाता है, दोनों किडनी की बात कर रहे हैं, दोनों किडनी को कितना हिस्सा जाता है 1100 से 1200 ml, और इसका कितना पार्ट प्लाज्मा होता है दोनों किडनी में जो जाता है 650 से 700 ml। और बच्चों यहां पर इसका कितना परसेंट, यहां पर कितना अमाउंट ये यहां छन जाता है, फिल्ट्रेट बना लेता है, तो आप कहेंगे 125 ml पर मिनट या फिर 180 लीटर पर डे। यहां पर मिनट, ये भी पर मिनट, यहां पर भी पर मिनट, और यहां पर ये ब्लड पंप बाय ईच वेंट्रिकल, तो कार्डियक आउटपुट, ये टोटल ब्लड फ्लो है जो जाता है किडनी के अंदर, रीनल ब्लड फ्लो, ये प्लाज्मा का अमाउंट है, रीनल प्लाज्मा फ्लो, ये ग्लोमेरुलस से फिल्ट्रेशन पे मिला है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। आप देखो यहां पर बच्चों 180 लीटर पर डे, ये है जीएफआर, मतलब इतना ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट जो है एक दिन में बनता है। लेकिन अगर आप देखो तो यहां पर फाइनली जो यूरिन का वॉल्यूम है बच्चों, ये वॉल्यूम 180 लीटर पर डे, मतलब दोनों किडनी पूरे दिन भर में 180 लीटर पर डे पूरा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट बनाती हैं। लेकिन आप देखो एक दिन के अंदर आप केवल 1 से 1.5 लीटर ही यूरिन पास आउट करते हैं। तो आप जरा देखिए परसेंटेज के तौर पे जरा बताइए, यहां पर 5000 से यहां आए हैं बच्चों 1100 से 1200, तो एनसीईआरटी लिखती है 1/5 पार्ट होता है, और इसको परसेंट में लेंगे तो 20 से 25% ऑफ कार्डियक आउटपुट होता है। सवाल आता है 1100 से 1200 का 50 से 55% जो प्लाज्मा का पार्ट होता है बच्चों, वो आरपीएफ होता है। नेक्स्ट आइए, यहां पर इस आरपीएफ का केवल 20% ही ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट बनाता है, और अगर आप देखेंगे तो यहां पर 180 लीटर पर डे से यहां पर 1 से 1.5 लीटर आ गया है, तो नियर अबाउट यहां पर 1%, मतलब यहां पर केवल और केवल 1% के लगभग यूरिन का वॉल्यूम होता है। तो आप बताओ इसका मतलब 180 लीटर में से 1 से 1.5 लीटर यूरिन होती है, बाकी सारा का सारा जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट का पार्ट है उसे रीअब्सॉर्ब कर लिया जाता है। तो हम लोग इसी से यहीं से स्टार्ट कर रहे हैं कि अल्ट्रा फिल्ट्रेशन हुआ, और अल्ट्रा फिल्ट्रेशन हो के पर मिनट 125 ml दोनों किडनी के सारे नेफ्रॉन में मिला हमें ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। अगर आपको नहीं आई, ये रिवीजन थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे तो सवाल आपको इन्हीं में से मिलेंगे। अब हम बात कर रहे हैं बेटा, थोड़ा सा रिकैप कराने के बाद हम अपनी बात को स्टार्ट कर रहे हैं कि भाई 180 लीटर पर डे जीएफआर जो है इसके बावजूद भी हमें यूरिन का अमाउंट केवल 1 से 1.5 लीटर मिल रहा है। इसका मतलब बाकी का जो अमाउंट है वो किडनी के अंदर नेफ्रॉन द्वारा रीअब्सॉर्ब कर लिया जा रहा है और ब्लड में जा रहा है। तो आप बताओ यहां पर अगर आप पढ़ते हो तो सबसे पहले बच्चों ज्यादातर आप चीजों को समझ लीजिए एक बार, तो कभी आपसे गलती नहीं होगी। तो यहां पर बच्चों बताइए, ये आया आपका बोमेंस कैप्सूल, इधर से आ रहा है अफरेंट आर्ट्रियोल, आप सब जानते हैं, इधर से निकलेगा कम डायमीटर बना के इफरेंट आर्ट्रियोल, और यहां पर ये जो ब्लड कैपिलरी नेटवर्क या टफ्ट है जो यहां पर बन रहा है अफरेंट आर्ट्रियोल से, इसे हम लोग बोलेंगे ग्लोमेरुलस। और आप बताओ यहीं पर पोडोसाइट ये लाइन करेंगी इनर वॉल ऑफ द बोमेंस कैप्सूल को। और बच्चों यहां से जब फिल्ट्रेशन होगा तो आप बताओ इस कैप्सुलर स्पेस में ही तो मैंने आपको बताया था ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट पाया जाता है, और ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट पर मिनट दोनों किडनी में जो आता है वही ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट हो जाता है। तो आप बताओ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट यहां पर 180 लीटर एक दिन में पूरी किडनी के अंदर, दोनों किडनी के अंदर बन रहा है, लेकिन ओवरऑल जब नेफ्रॉन से गुजर रहा है ये, तो हम 1 से 1.5 लीटर यूरिन पूरे दिन भर में पास आउट कर रहे हैं।
तो आखिरकार इसका मतलब यहां से यहां आने में ज्यादातर पोर्शन जो है, ज्यादातर अमाउंट जो है नेफ्रॉन से गुजरने के दौरान वहां से वो खींच लिया गया, रीअब्सॉर्ब कर लिया गया। जैसा कि हमने आपको पहले ही क्लियर किया है बच्चों कि एब्जॉर्प्शन का मतलब जब आप कोई चीज भोजन के थ्रू आप बॉडी में एंटर कराते हैं और आपके खाने का होता है डाइजेशन और फिर होता है एब्जॉर्प्शन, और पहली बार वो चीज आपके ब्लड में जाती है तो एब्जॉर्प्शन कहते हैं। लेकिन यदि बच्चों अगर कोई चीज वो ब्लड लेके आया यहां पर और वो छनने के दौरान गलती से उसे रहना तो ब्लड में था लेकिन वो छन गई कहां पे, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में, जो आगे चल के यूरिन बनाएगा, तो क्या आप चाहोगे कि वो जरूरी चीज यूरिन में चली जाए? नहीं, आप क्या चाहोगे कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में जो जरूरी चीजें हैं जैसे जो ग्लूकोज है, एमिनो एसिड है, या फिर जो विटामिन है, या फिर मिनरल है, आयंस है, वाटर है, इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, ये सब के सब आप क्या कर लो, रीअब्सॉर्ब कर लो। और उतना अगर सब रीअब्सॉर्ब कर लोगे तो 99% या नियरली 99% यहां पर रीअब्सॉर्ब कर लिया जाता है, केवल 1% जो है वो यूरिन के फॉर्म में पास आउट किया जाता है। तो हमने कहा आखिरकार यहां पर इस प्रोसेस को आप पढ़ चुके हैं और दैट इज कॉल्ड द, सब लोग बोलेंगे भाई यहां पर इस पोर्शन में जो आपने पढ़ा है बेटा, ये पोर्शन में पहला स्टेप यूरिन फॉर्मेशन का क्या था, बता दीजिए जल्दी से। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। क्या बोलेंगे? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। सेलेक्टिव, नॉन सेलेक्टिव, नॉन सेलेक्टिव, एक्टिव या पैसिव? ये पैसिव होता है। यहां पर ब्लड जो आ रहा है उसका 20% पर यहां पर टोटल अमाउंट का 20% जो है वो छन के ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट बनाता है। और ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में आप बताओ क्या क्या होता है और क्या नहीं होता है। क्या यहां पर अगर पूछा जाए तो आरबीसी होगा क्या? नहीं। डब्ल्यूबीसी होगा क्या? नहीं। प्लेटलेट्स होगा क्या? नहीं। इसके अलावा बच्चों आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, कोई भी फॉर्म्ड एलिमेंट नहीं पाए जाते हैं। इसके अलावा क्या यहां पर प्रोटीन्स पाई जाएंगी क्या? बिल्कुल भी नहीं। प्रोटीन लेस प्लाज्मा बोलते हैं इसको। नेक्स्ट बताइए, क्या यहां पर फैट पाया जाएगा? नहीं। लिपिड पाया जाएगा? नहीं। क्या यहां पर कोई भी पॉलीसेकेराइड पाया जाएगा क्या? नहीं, यहां पर पॉलीसेकेराइड भी नहीं पाया जाता है। तो ये सब चीजें क्या होती हैं? अब्सेंट होती हैं। लेकिन यहां पर क्या पाया जाता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में, ये भी आपको बताना है। तो आप बताओ यहां पर प्रेजेंट होगा क्या बेटा? ग्लूकोज होगा। और कौन होगा? एमिनो एसिड्स होंगे। छोटे हैं भाई, ग्लूकोज है, एमिनो एसिड है। वाटर होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा। इलेक्ट्रोलाइट्स होंगे। नेक्स्ट बताइए बच्चों, सॉल्ट होगा। वाटर इलेक्ट्रोलाइट मतलब वही साल्ट हो गया, तो यहां पर साल्ट बोल दीजिए या फिर आप बोल दीजिए बच्चों Na+ या Cl- NaCl। तो ग्लूकोज तो जरूरी है, गलती से छन गया। एमिनो एसिड जरूरी है, गलती से छन गया। विटामिन जरूरी है, गलती से छन गया। वाटर इलेक्ट्रोलाइट्स जरूरी है, गलती से छन गया। मतलब इन सब का हमें जल्दी से जल्दी रीअब्सॉर्प्शन कर लेना पड़ेगा, नहीं तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट इन सब को लेके यूरिन में पास कर देगा, जो बॉडी से बाहर चला जाएगा। और हम ऐसा चाहते नहीं हैं, इस वजह से हम इन सब चीजों को क्या करना चाहेंगे? रीअब्सॉर्ब करना चाहेंगे। नेक्स्ट मतलब यहां से लेके वो कलेक्टिंग डक्ट से पास आउट हो, उसके पहले ही हमें ये सारा काम कर लेना है। तो आइए बात करते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। यूरिन फॉर्मेशन का जो पहला स्टेप आता है दैट इज कॉल्ड द अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। आप बताओ यहां डाउनवर्ड जो प्रेशर लग रहा है, रिकॉल करा दे रहे हैं आपको, दोबारा से रिपीट करा दे रहे हैं बेटा। जो नीचे की तरफ प्रेशर लग रहा है वो कौन सा है बेटा? ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, जिसे आप जीएचपी कहते थे। 60 से 70 mm ऑफ Hg होता है। एक होता था यहां पर ब्लड कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर, जो ब्लड के अंदर कोलॉइडल नेचर के पार्ट हैं वो लगा रहे हैं, जिनका अमाउंट क्या है? 30 mm ऑफ Hg। नेक्स्ट एक पार्ट था बच्चों कैप्सूलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। कैप्सूल के अंदर जो मटेरियल आ रहा है, कैप्सूल के द्वारा जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है वो है कितना? 20 mm ऑफ Hg। तो आप बताओ जो कैप्सूलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है ऊपर की तरफ, BCOP ऊपर की तरफ, लेकिन जो GHP है, GFP है वो नीचे की तरफ। तो नेट में आपने देखा था नेट अपोजिंग प्रेशर 30 और 20 टोटल 50 अपवर्ड था।
और नेट इफेक्टिव प्रेशर आया था कितना 10 से 25 mm ऑफ Hg, और वो भी किधर डाउनवर्ड, इसीलिए ये क्षणते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं कि जब हमें मालूम चल गया कि यहां पर अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कंप्लीट है, RBF, RPF, GFR, कार्डियक आउटपुट, अमाउंट ऑफ यूरिन, ये सारी बातें मैंने आपको बता दी। अच्छा, अब आप कहेंगे सर यूरिन के बारे में लगे हाथ कुछ बताइए, सुन लीजिए फटाफट, अभी तक मैंने आपको रिवाइज करा दिया है ये बाकी चीजें। यूरिन का जो वॉल्यूम है बेटा वो 1 से लेके 1.5 लीटर तक होता है। यूरिन का जो कलर है बच्चों, यूरिन का कलर जो है वो लाइट येलो कलर का वाटरी फ्लूइड होता है, लाइट येलो कलर होता है। और यूरिन क्या होती है, वाटरी फ्लूइड, यहां पर ये जो आएगा वाटरी फ्लूइड होती है, ठीक है। कलर कैसा होता है, लाइट येलो कलर का होता है। बताइए क्यों होता है, ड्यू टू, यहां पर क्या लिखेंगे, यूरोक्रोम पिगमेंट, ड्यू टू यूरोक्रोम पिगमेंट। और बताइए इसके बारे में, इसकी जो स्मेल होती है या फिर ऑर्डर होता है बच्चों एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग कैसा होगा, कैरेक्टरिस्टिक, कैसा होगा, कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर होगा। नेक्स्ट बताइएगा ये किसकी वजह से स्मेल होती है, बता सकते हैं भाई, कोई भी यूरिनॉइड्स की वजह से, ड्यू टू यूरिनॉइड्स की वजह से, ड्यू टू यूरिनॉइड्स इसका स्मेल या ऑर्डर होता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात बच्चों, जो पीएच होती है वो कितनी होती है, 6 होती है। और पीएच 6 क्या बता रही है कि ये एसिडिक है या बेसिक है, स्लाइटली, 7 से कम है तो स्लाइटली क्या होगी, एसिडिक होगी। नेक्स्ट, अच्छा यूरिन के वॉल्यूम की बात करें 1 से 1.5 लीटर, कलर लाइट येलो कलर, और यहां पर ड्यू टू यूरोक्रोम पिगमेंट, स्मेल क्या है यूरिनॉइड्स की वजह से, पीएच इसका 6 होता है, स्लाइटली एसिडिक होती है। अच्छा बच्चों, यूरिन को बाहर, रिलीज ऑफ यूरिन फ्रॉम द बॉडी, दैट इज कॉल्ड मिक्चुरेशन। तो यहां पर ये भी लिख सकते हैं कि रिलीज ऑफ यूरिन फ्रॉम बॉडी, रिलीज ऑफ यूरिन, इसे हम लोग कहते हैं रिलीज ऑफ यूरिन फ्रॉम बॉडी, दैट इज कॉल्ड द मिक्चुरेशन, इसे नाम देते हैं मिक्चुरेशन, ओके, इसे नाम देंगे मिक्चुरेशन। और इसमें इन्वॉल्व होता है रिलीज, मिक्चुरेशन होता है प्लस न्यूरल मैकेनिज्म की वजह से, न्यूरल मैकेनिज्म की वजह से, मिक्चुरेशन ड्यू टू न्यूरल मैकेनिज्म। न्यूरल मैकेनिज्म क्या होती है बता देंगे, मतलब जो मिक्चुरेशन रिलीज ऑफ यूरिन होती है वो न्यूरल मैकेनिज्म के द्वारा होती है, इसीलिए इस रिफ्लेक्स को बोलते हैं बच्चों मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स। क्या बोलेंगे, मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स। तो रिलीज ऑफ यूरिन क्या है, मिक्चुरेशन, और अगर उसमें नर्वस सिस्टम इन्वॉल्व हो गया है तो वो क्या कहलाएगा बच्चों, उसे बोलेंगे मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स। और वैसे भी अगर आपको याद हो तो हम आपको यहाँ पे बता सकते हैं बेटा कि आपने इस तरीके से पढ़ा था, और यहाँ पर ये यूरिनरी ब्लैडर और ये था यूरेथ्रा, ऐसा ही पढ़ा था। आप जानते हैं यहाँ पर इसकी दीवार जो है बहुत मोटी लेयर से बनी होती है, मसल लेयर से, और वो भी इलास्टिक होनी चाहिए भाई। लेकिन याद करिए मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर रिसेप्टर्स लगे होते हैं। क्या लगे होते हैं बेटा, रिसेप्टर्स, और इन्हें मैंने वहां लेबल किया कि ये क्या हो गया, यूरिनरी ब्लैडर, इसी में यूरिन इकट्ठी हो रही है, और यहां पर ये स्ट्रेच रिसेप्टर लगे हुए हैं, स्ट्रेच STRETCH, स्ट्रेच रिसेप्टर्स लगे हुए हैं। तो आप बताओ जैसे जैसे यहाँ यूरिन फिलअप होगी, यूरिन फिलअप होते होते जैसे ही वॉल्यूम बढ़ेगा, ये स्ट्रेच रिसेप्टर जो है ये मैसेज करेंगे किसको बेटा, CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को, ये CNS को मैसेज कर देंगे। जैसे ये मैसेज करेंगे CNS तुरंत इन स्ट्रेच रिसेप्टर को रिस्पॉन्स करेगा और तुरंत यहां पर ये क्या कराएगा, मोटर मैसेज, मतलब यहां पर ये जो CNS2 यहां आया, इसे क्या बोलेंगे, मोटर मैसेज।
सीएनएस से यूरिनरी ब्लैडर की दीवार में जो मसल है उनको उनके पास आया, और यहां पर इसे क्या बोलेंगे, जो स्ट्रेच रिसेप्टर ने सीएनएस को पहुंचाया उसे बोलेंगे सेंसरी मैसेज। तो फटाफट आप समझ जाओ कि जब ये भेजेगा सीएनएस को सेंसरी मैसेज, ये जब भी भेजेगा तो हमेशा मोटर मैसेज। आप सब जानते हैं सेंसरी वर्ड हमेशा ऑर्गन टू सीएनएस, और जब सीएनएस टू ऑर्गन आता है तो मोटर मैसेज। जैसे ही बेटा ये पहुंचता है तुरंत यहां पर कॉन्ट्रैक्शन होता है, तो यूरिनरी ब्लैडर क्या हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट, और स्फिंक्टर क्या हो जाए, यूरिनरी ब्लैडर क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, और कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद यूरेथ्रल स्फिंक्टर जो है वो क्या हो जाएंगे, रिलैक्स हो जाएंगे, और यहां से ये यूरिन पास हो जाएगी। दैट इज कॉल्ड द रिलीज ऑफ यूरिन, मिक्चुरेशन। तो आप बताओ यहां पर नर्वस सिस्टम इन्वॉल्व है या नहीं है, बिल्कुल है। सो इट इज कॉल्ड द मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स। समझ में आ रही है बात। अच्छा एक बात और, नॉर्मली तो यूरिन के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होगा भाई, यूरिन का अगर कंपोजिशन कोई कहे तो नाइट्रोजनस वेस्ट होंगे ही होंगे, और नाइट्रोजनस वेस्ट में हमें लगता है ह्यूमन मैमल है तो यूरिया सबसे कॉमन है बेटा। इसके अलावा भी कई सारे ऐसे नाइट्रोजनस वेस्ट जो बॉडी में कम अमाउंट में है वो भी पास आउट होंगे। तो आप बताओ नाइट्रोजनस वेस्ट होगा क्या, वाटर होगा क्या, बिल्कुल होगा। इलेक्ट्रोलाइट होगा क्या, 100% होगा। इसके अलावा बेटा थोड़ा बहुत यहाँ पर लैक्टिक एसिड भी पाया जाता है। तो इलेक्ट्रोलाइट, वाटर, यूरिया, नाइट्रोजनस बेस, लैक्टिक एसिड, हिप्यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन, ये सारे नाइट्रोजनस कंटेनिंग कंपाउंड यूरिन के अंदर पाए जाते हैं। कंपोजिशन, कलर, स्मेल, पीएच, वॉल्यूम, मिक्चुरेशन क्या है, मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स क्या है, और कैसे मैसेज जाता है, और सेंसरी मैसेज जाएगा, मोटर मैसेज आएगा। इसके अच्छा यहां पर मैंने बताया था स्फिंक्टर दो होंगे, आउटर और इनर, और आउटर वाला हमेशा वॉलंटरी और इनर वाला इनवॉलंटरी। तो ये वॉलंटरी मैसेज ही तो स्ट्रेच रिसेप्टर यहां पर वॉलंटरी है, तो जब स्ट्रेच रिसेप्टर इसे और ये इसे भेजेगा तो ये वॉलंटरली, मतलब कि यहां पर एक्सटर्नल स्फिंक्टर पर आपका अच्छा कंट्रोल होता है। तो आप बताओ ये मिक्चुरेशन, मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ यूरिन और अमाउंट, ये सब पता चल गया आपको, ठीक है। अब हम ये तो कलेक्टिंग डक्ट के बाद का रास्ता है, और आप जानते हैं यहां पर यूरिन कहां से कहां जाएगी, पाथ भी क्लियर कर दीजिए बेटा। तो यहां पर अगर पूछा जाए पाथ ऑफ यूरिन तो क्या बोलेंगे आप, पाथ ऑफ यूरिन में क्या बोलेंगे, यूरिन कहां से कहां पास होगी, फटाफट बताइए भाई। सबसे पहले यहां पर नेफ्रॉन पे आएगी, नेफ्रॉन से कलेक्टिंग डक्ट आएगी, कलेक्टिंग डक्ट से डक्ट ऑफ बेलिनी आएगी, और डक्ट ऑफ बेलिनी से रीनल पैपिला मतलब अपेक्स ऑफ पिरामिड आएगी, और रीनल पैपिला से बच्चों माइनर कैलिक्स आएगी, और इसके बाद मेजर कैलिक्स आएगी, और मेजर कैलिक्स खुलेगा रीनल पेल्विस में, रीनल पेल्विस से यहां हाइलम से होते हुए यूरेटर पे आएगी, यूरेटर से यूरिनरी ब्लैडर में आएगी, यूरिनरी ब्लैडर से स्फिंक्टर से होते हुए यूरेथ्रा, और यूरेथ्रा से बॉडी से बाहर होगी, और ये होगा हमारा पाथ ऑफ यूरिन। पता है यूरिन के बारे में, पता है कैसे यहां पर नेफ्रॉन किस तरीके से ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट बनाएगा ये पता है। नेक्स्ट अब दो चीजें, हमारा अगला जो पार्ट है वो केवल एक छोटी सी बात पे है कि 180 लीटर दिन भर में अगर छन रहा है तो 1 से 1.5 लीटर ही आखिरकार क्यों हमें यूरिन ऑब्टेन हो रही है, ये हमें देखना है। तो आप एक सिंपल लाइन लिख सकते हैं कि अगर इसका 1% ही केवल यूरिन का अमाउंट बना रहा है, वॉल्यूम बना रहा है, तो गारंटी है जब वो बॉमन्स कैप्सूल से पीसीटी, लूप ऑफ इनलेट, डीसीटी और यहां से होता हुआ गुजरता है तो उसका 99% नियरली 99% जो फिल्ट्रेट है ऑफ फिल्ट्रेट है उसे हैज टू बी रीअब्सॉर्ब्ड बाय द रीनल ट्यूब्यूल्स। ये बात सही है, इसी लाइन को आगे लेके बढ़ रहे हैं बच्चों। और नेक्स्ट हम आपको ये यूरिन वाला कंटेंट और ये कंटेंट पाथ ऑफ यूरिन ये सब आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट अब हम आपको अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के बाद नेक्स्ट स्टेप जो यूरिन फॉर्मेशन का होगा वो आप समझ चुके हैं कि यहां पर एब्जॉर्प्शन रीअब्जॉर्प्शन होगा, और वो भी कितने का, नियरली 99% का। तो ये सब मैं हटा दे रहा हूं, ये वाला स्टेप ध्यान रखिएगा कि इसी से आपको अंदाजा लगता है। ये स्टेटमेंट नीट के अंदर पूछा जा चुका है कि आखिरकार बताइए कि क्या ये स्टेटमेंट सही है
कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट का नियरली 99% रीअब्सॉर्ब कर लिया जाता है बाय रीनल ट्यूब्यूल्स। तो इसी के साथ स्टार्ट करते हैं बच्चों दूसरा स्टेप, और दूसरा स्टेप मतलब पीसीटी, डीसीटी, लूप ऑफ हेनले, कलेक्टिंग डक्ट, सब में देखेंगे, लेकिन उसका नाम क्या है वो हम लोगों को देखना है। तो उसका नाम होता है बेटा सेलेक्टिव रीअब्सॉर्प्शन। क्या बोलेंगे? सेलेक्टिव रीअब्सॉर्प्शन, इसे बोला जाता है सेलेक्टिव रीअब्सॉर्प्शन। सेलेक्टिव रीअब्सॉर्प्शन एक्टिवली भी हो सकता है और पैसिवली भी। हैज टू बी एक्टिव और पैसिव, एक्टिव और पैसिव दोनों हो सकता है। अगर अच्छा रीअब्सॉर्प्शन का मतलब समझ गए हैं, और सेलेक्टिव का मतलब सबको हमें ब्लड में नहीं खींचना है। रीअब्सॉर्प्शन का मतलब क्या है कि जो यहां पर या अंदर से ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट गुजर रहा है उसे हम खींच के पेरिट्यूब्यूलर नेटवर्क में डाल दें, जो हमारे लिए जरूरी है, जो हमें यूरिन में नहीं भेजना है। तो आप बताओ वो जो बहुत जरूरी है नहीं आ रहा है उसे हम एक्टिवली खींच लेंगे, और जो ग्रेडियंट में है उसे हम पैसिवली खींच लेंगे। जैसे अगर बात की जाए बेटा एक्टिवली और पैसिवली की, तो एक्टिव में क्या ग्लूकोज को आप एक्टिवली खींचोगे, बिल्कुल। एमिनो एसिड को आप एक्टिवली खींचोगे 100%। इसके अलावा अगर बात की जाए साल्ट लाइक Na+ को क्या एक्टिवली खींचोगे 100%। तो ग्लूकोज है, एमिनो एसिड है, Na+ है। इसके अलावा नियरली ऑल न्यूट्रिएंट्स, क्या बोलेंगे? नियरली ऑल इसेंशियल न्यूट्रिएंट, जितने भी इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होंगे उन सबको हम लोग कैसे लेते हैं? रीअब्सॉर्प्शन एक्टिव लेते हैं। नेक्स्ट आइए यहां पर पैसिव। पैसिव में सबसे पहले तो कौन आएगा बच्चों? वाटर। इसके अलावा कौन आएगा? Cl-। इसके अलावा ये जो कुछ भी है, जो भी ग्रेडियंट के फॉर्म में है, उन सबको खींच लिया जाता है कैसे? पैसिवली। लेकिन मेनली कौन? वाटर। तो ये ध्यान रखिएगा आप। तो आप बताओ यहां पर एक्टिव भी हो सकता है और पैसिव भी हो सकता है। अच्छा, दूसरे नंबर पे सेलेक्टिव रीअब्सॉर्प्शन की जरूरत क्यों पड़ी? तो हमने कहा कि हम ब्लड को जब पास कर रहे थे यहां ग्लोमेरुलस से, तो जो चीजें हमारे लिए इसेंशियल थी वो भी ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में छन के आ गई, अब वो यूरिन का हिस्सा बन जाएंगी। ऐसा ना हो इसके लिए हमें यूरिन बनने से पहले ही उन सारी जरूरी चीजों को ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट से खींच के हमें ब्लड में दोबारा वापस लाना है। तो दोबारा वापस लाना है तो रीअब्सॉर्प्शन, लेकिन सबको नहीं लाना है। जैसे यूरिया को हम खींच के नहीं लाएंगे क्योंकि उसे तो यूरिन में भेजना है, अमोनिया को हम नहीं लाएंगे क्योंकि उसे यूरिन में भेजना है, लेकिन ग्लूकोज को हम खींच के ब्लड में डालेंगे, एमिनो एसिड खींच के ब्लड में डालेंगे, NaCl को ब्लड में डालेंगे। मतलब जो जरूरी है उसको खींच के दोबारा ब्लड में ले आओ क्योंकि वो गलती से यहां छन गया है। तो हमने कहा एक्टिव भी हो सकता है और पैसिव भी हो सकता है। अब ये कहां पर होगा? ये किस पार्ट ऑफ नेफ्रॉन में होगा? तो आप बताओ। ये पाया जाता है बच्चों पीसीटी में भी होगा। नेक्स्ट आएगा यहां पर लूप ऑफ हेनले में भी पाया जाएगा। नेक्स्ट आएगा ये डीसीटी में भी, और नेक्स्ट आएगा कलेक्टिंग डक्ट में, बट कलेक्टिंग डक्ट इज नॉट द पार्ट ऑफ नेफ्रॉन। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो अगला सवाल यही पूछा जाता है, सेलेक्टिव रीअब्सॉर्प्शन। सेलेक्टिव मतलब क्या है कि जो हमारे लिए गलती से जरूरी चीजें छन गई हैं उसको कहां से कहां लाना है? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट से ब्लड में डालना है। तो आप कहेंगे ब्लड कहां है सर? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। कल मैंने पढ़ाया था जो लेक्चर, उसमें मैंने आपको बताया था कि पूरा का पूरा इफरेंट आर्टरियोल एक ब्लड कैपिलरी नेटवर्क बनाता है जिसे पीटीएन या पेरिट्यूब्यूलर नेटवर्क कहते हैं। तो आप बताओ जैसे जैसे यहां पर जैसे जैसे फटाफट फिल्ट्रेट गुजरता जाएगा वैसे वैसे खींच के जगह जगह पे उसे हम ब्लड में डालते चले जाएंगे। आइए बच्चों देखते हैं कि कैसे होता है एक्टिवली और पैसिवली, और यहां कहां कहां होता है। एक तो ये देख लिया, एक लाइन और इसके बारे में कहेंगे कि ये जो सेलेक्टिव रीअब्सॉर्प्शन है बच्चों, ये जो है नियरली ऑल, इसको मैं हटा दे रहा हूं क्योंकि आपको ये सारी चीजें पता है पहले से ही कौन होता है कौन नहीं होता है। तो मैं यहां पर बोलूं डायरेक्ट टू द पॉइंट सेलेक्टिव रीअब्सॉर्प्शन, एक्टिव भी होगा और पैसिव भी होगा। एक्टिवली किसका होगा? जो बहुत जरूरी है, जो ग्रेडियंट में है वो
पैसिवली हो जाएंगे। कहां पर होगा? सेलेक्टिव एब्जॉर्प्शन अकर्स इन कहां पीसीटी, एक तो लूप ऑफ हेनले और डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट, बट कलेक्टिंग डक्ट इज नॉट द पार्ट ऑफ नेफ्रॉन। तो आप बताओ सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन हमें लगभग कितना अमाउंट करना है? 180 लीटर में से 1.5 लीटर छोड़ के बाकी सब कुछ हमें सेलेक्टिवली रीअब्सॉर्ब कर लेना है। मतलब बहुत सारी एसेंशियल चीजें वहां चली गई हैं भाई, ठीक है। तो हमने कहा कितने परसेंट? लगभग नियरली 99%। तो आप बताओ जब दोनों का आप वॉल्यूम देखते हो तो उससे पता चलता है नियरली 99% of filtrate has to be reabsorbed by renal tubules। renal tubules के द्वारा। ये लाइन एनसीईआरटी की है और यहां ये सीबीएसई में पूछा गया। ये कैसे आप पता करेंगे, कैसे मालूम करेंगे आप? क्योंकि आपका जो जीएफआर है बेटा वो है 180 लीटर पर डे, और जबकि आपका यूरिन का वॉल्यूम है यहां सिर्फ और सिर्फ 1 से 1.5 लीटर पर डे। तो आप बताओ हमें यहां पर ये दोनों चीजें देखने के बाद आप कोई भी कह सकता है कि 99% के लगभग फिल्ट्रेट का रीअब्सॉर्ब कर लिया जाता है। अब कहां पर कौन सी चीज रीअब्सॉर्ब? अच्छा, मैक्सिमम रीअब्सॉर्प्शन बच्चों कहां होगा बता दो? पीसीटी के अंदर। मिनिमम रीअब्सॉर्प्शन कहां होगा बच्चों? लूप ऑफ हेनले के अंदर। कंडीशनल या फैक्टेटिव रीअब्सॉर्प्शन कहां होगा बच्चों? डीसीटी के अंदर, एल्डोस्टेरॉन और एडीएच की प्रेजेंस में। आइए देखते हैं कि इस परसेंटेज का क्या क्या पार्ट कहां पर जो है रीअब्सॉर्ब होता है। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं बेटा पीसीटी की। तो आप देखें पीसीटी के अंदर नियरली ऑल न्यूट्रिएंट, आपको याद है ये सिंपल क्यूबॉइडल ब्रश बॉर्डर्ड एपिथेलियम मैक्सिमम सरफेस एरिया, और इसी वजह से यहां पर मैक्सिमम रीअब्सॉर्प्शन। तो नियरली ऑल इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स को यहां पर रीअब्सॉर्ब किया जाएगा। और नियरली ऑल इसेंशियल न्यूट्रिएंट में कौन कौन आएगा? ग्लूकोज आएगा, एमिनो एसिड आएगा, साल्ट आएगा, Na+ आएगा, ये सब आ जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट, इसके अलावा अगर पूछा जाए तो 70 से 80%, 70 to 80% यहां पर ले लिया जाता है वाटर और इलेक्ट्रोलाइट। मतलब वाटर और इलेक्ट्रोलाइट का मोस्ट पार्ट जो है यहां पर ही एब्जॉर्ब हो जाता है। तो ये एनसीईआरटी की लाइन है, ध्यान रखिएगा। वाटर इलेक्ट्रोलाइट जो है वो 70 से 80% ले लिया जाता है, और नियरली ऑल इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स को यहां रीअब्सॉर्ब कर लिया जाता है, ठीक है। सम अमाउंट ऑफ बाइकार्बोनेट, यहां पर सम अमाउंट ऑफ बाइकार्बोनेट आयन इसे एब्सॉर्ब कर लिया जाता है। रीअब्सॉर्ब नहीं बोल रहे हैं, रीजन क्या है कि यहां पर बाइकार्बोनेट जो भी प्रेजेंट होता है बेटा वो थोड़ा बहुत अमाउंट आ जाता है बाई चांस। तो रीअब्सॉर्ब का मतलब क्या है? दोबारा हम ब्लड में डाल रहे हैं तो ब्लड में इतना सिग्निफिकेंट अमाउंट नहीं है, तो थोड़ा बहुत जब सब कुछ जाता है, वाटर, इलेक्ट्रोलाइट और ऑल एसेंशियल न्यूट्रिएंट जाते हैं, तो उसके साथ ये चला जाता है। और बाइकार्बोनेट एज अ आयन हम भोजन से तो ले नहीं रहे हैं, तो डायरेक्टली ये ध्यान रखिए, मतलब उसका कोई न कोई मॉलिक्यूल होता है, कोई न कोई कंपोनेंट होता है, तो इस वजह से हम यहां पर यूज करते हैं क्या? एब्सॉर्ब। तो इसे आप ध्यान रखिएगा, यहां सम बाइकार्बोनेट एब्सॉर्ब किया जाता है, 70 से 80% वाटर इलेक्ट्रोलाइट रीअब्सॉर्ब किया जाता है। नियरली ऑल इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स का क्या होगा? रीअब्सॉर्प्शन। 70 से 80% वाटर इलेक्ट्रोलाइट का क्या होगा बच्चों? रीअब्सॉर्प्शन। और इसका क्या होगा? एब्सॉर्प्शन। क्या बोलेंगे? एब्सॉर्प्शन। तो एब्सॉर्ब कर लिया जाता है, तो इसे एब्सॉर्प्शन बोलते हैं, ठीक है। याद रखिएगा, बहुत गौर से, एनसीईआरटी में लिखा गया बच्चों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आइए भाई, अगला आइए। अच्छा, मैक्सिमम रीअब्सॉर्प्शन कहां पर होगा? यही पीसीटी के अंदर ही मैक्सिमम रीअब्सॉर्प्शन होता है। नेक्स्ट आइए, मिनिमम रीअब्सॉर्प्शन सब पढ़ा चुके हैं। मिनिमम रीअब्सॉर्प्शन कहां पर होगा बच्चों? लूप ऑफ हेनले में। डाइल्यूटिंग सेगमेंट ऑफ लूप ऑफ हेनले कौन होता है? कल बताया था, जल्दी बताइए। जब डाइल्यूटिंग का मतलब पतला होना 1200 से 300, तो एल ही क्या होगा? डाइल्यूटिंग सेगमेंट।
और कंसंट्रेट कौन कराएगा? डीएल कराएगा, क्योंकि ऊपर से नीचे 300 से 1200 आ रहा है। सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन फिल्ट्रेट की कहां पर होगी? एट द बेस ऑफ द लूप ऑफ हेनले, वहां पर कंसंट्रेशन सबसे ज्यादा होगा। चलिए टू द पॉइंट बताइए कि जब यहां लूप ऑफ हेनले आएगा तो लूप ऑफ हेनले में वाटर और सॉल्ट का रीअब्जॉर्प्शन, वाटर प्लस सॉल्ट का रीअब्जॉर्ब, क्यों ऐसा है? क्योंकि बाकी सब के सब एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स वगैरह सब कहां ले लिए गए? पीसीटी में। तो बताओ बच्चों, वाटर और साल्ट में वाटर का रीअब्जॉर्प्शन कहां पर होगा? आप सब जानते हैं डीएल में। साल्ट का रीअब्जॉर्प्शन कहां होगा? यहां पर एएल में। लेकिन एएल में भी आप जानते हैं थिन और थिक है, तो शुरुआत में थिन सेगमेंट है और लास्ट में ऊपर वाला पार्ट थिक सेगमेंट है। तो थिन में जो जाएगा वो हमेशा पैसिवली रीअब्जॉर्प्शन होता है और यहां थिक में हमेशा एक्टिवली होता है। तो याद रखिएगा। तो खत्म। अब बताओ यहां पर लूप ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? लूप ऑफ हेनले। हटा दें तो डाइल्यूशन ऑफ यूरिन, पीसीटी हटा दें तो भी डाइल्यूशन ऑफ यूरिन, क्योंकि देखो वाटर और साल्ट का रीअब्जॉर्प्शन तो यहां हो रहा है लेकिन यहां मिनिमम हो रहा है। क्यों? कि जो फिल्ट्रेट का मैक्सिमम वाटर और इलेक्ट्रोलाइट किसने रीअब्सॉर्ब कर लिया बच्चों? पीसीटी ने। तो पीसीटी ने भी तो उसे कंसंट्रेट बनाया था, हाँ, इसीलिए पीसीटी हटाओ तो भी डाइल्यूशन, लूप ऑफ हेनले बनाओ तो भी डाइल्यूशन हो जाता है। तो जिनके यूरिन को जिनको कंसंट्रेट करना होता है वो लॉन्ग लूप ऑफ हेनले रखते होंगे, और जिनको मान लीजिए कि जिनको पानी बहुत है, पानी आराम से यूज कर सकते हैं, उनको कंजर्व नहीं करना है तो लूप ऑफ हेनले उनको छोटा रख ले, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आप ये समझिए जैसे कैमल है, डेजर्ट एनिमल है, कंगारू रैट है, तो उनको क्या है? पानी की दिक्कत है, तो उनको यूरिन में क्या करना पड़ेगा? पानी को कम भेजना पड़ेगा, तो बचाना पड़ेगा। इसके लिए वो क्या करते हैं? लॉन्ग लूप ऑफ हेनले को रखते हैं। तो ये आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आइए, डायरेक्ट सवाल पूछा जाएगा डीसीटी की अगर बात करें बेटा, लूप ऑफ हेनले। नेक्स्ट आइए डीसीटी। अच्छा, आप जानते हैं डीएल के बारे में और एएल के बारे में एक रिकैप करिए। ज्यादातर चीजें मैंने पिछले में पढ़ा दी हैं, तो उन्हीं को कनेक्ट करिए। डीएल जो है वो वाटर को तो रीअब्सॉर्ब कराएगा, वाटर के लिए परमिएबल है, साल्ट के लिए इम्परमिएबल है। एएल जो है वो साल्ट के लिए परमिएबल है और वाटर के लिए इम्परमिएबल है। नेक्स्ट आइए बच्चों, यहां पर डीसीटी। डीसीटी की अगर बात करें तो बताइए, डीसीटी में कंडीशनल रीअब्सॉर्प्शन बताया था, फैकल्टेटिव रीअब्सॉर्प्शन बताया था, एडीएच और एल्डोस्टेरॉन की प्रेजेंस में होगा, और प्रॉक्सिमल पार्ट में एल्डोस्टेरॉन की प्रेजेंस में साल्ट और डिस्टल पार्ट में एडीएच की प्रेजेंस में वाटर का रीअब्सॉर्प्शन होता है। तो फटाफट जल्दी से बता दीजिए कि डीसीटी के अंदर भी किसका रीअब्सॉर्प्शन होगा? साल्ट का, और फिर वाटर का। साल्ट और वाटर का क्या होगा? रीअब्सॉर्प्शन किया जाएगा। बताइए कहां पर कैसा होगा? साल्ट का रीअब्सॉर्प्शन प्रॉक्सिमल पार्ट में, प्रॉक्सिमल पार्ट में, और यहां वाटर का रीअब्सॉर्प्शन कहां होगा बच्चों? डिस्टल पार्ट में। डिस्टल प्रॉक्सिमल ऑफ डीसीटी और डिस्टल ऑफ डीसीटी। अब बताओ यहां साल्ट का कैसा होगा? एक्टिवली, और यहां पर ये कैसा होगा? पैसिवली। यहां पर वाटर का कैसा होगा? पैसिवली। अगर बच्चों एक्टिवली होगा तो बताओ कौन सा हार्मोन लगेगा? इन प्रेजेंस ऑफ कौन सा? एल्डोस्टेरॉन। बता सकते हैं कहां से रिलीज होता है? एल्डोस्टेरॉन फ्रॉम एड्रिनल कॉर्टेक्स, फ्रॉम एड्रिनल कॉर्टेक्स। याद रखिएगा। अगला बच्चों पैसिवली जो होता है वो किसकी प्रेजेंस में होता है? तो आप कहेंगे इन प्रेजेंस ऑफ एंटी डायूरेटिक हार्मोन या वैसोप्रेसिन। कहां से रिलीज होता है? फ्रॉम पोस्टीरियर पिट्यूटरी। और पोस्टीरियर पिट्यूटरी को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? न्यूरो हाइपोफाइसिस। न्यूरो हाइपोफाइसिस। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब आप बताओ यहां पर एक कंडीशन आई है कि नहीं आई है? और वो कंडीशन है बच्चों इन द प्रेजेंस ऑफ एल्डोस्टेरॉन और एडीएस। तो आप बताओ इसे हम क्या बोलेंगे? कंडीशनल, कल पढ़ा चुके हैं, या फिर फैकल्टेटिव रीअब्सॉर्प्शन, फैकल्टेटिव रीअब्सॉर्प्शन। और हां यहां पर बेटा सम, थोड़ा सा यहां सम HCO3 माइनस कुछ बाइकार्बोनेट आयन भी रीअब्सॉर्ब होते हैं। तो बच्चों
नोट्स बनाते चलिएगा ताकि आपको बार बार फटाफट रिवाइज करने में आसानी हो। एक एक चीज में बोलता चल रहा हूं, बाकी आप नोट डाउन करेंगे तो फटाफट रिवाइज कर पाएंगे। तो ये है सम बाइकार्बोनेट आयन भी रीअब्सॉर्ब। अब आप देखो यहां पर बाइकार्बोनेट को एब्जॉर्प्शन, तो कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है। यहां पर अगर रीअब्जॉर्प्शन लग गया तो कोई गलत नहीं हो गया, लेकिन एनसीईआरटी इस्तेमाल करती है एब्जॉर्प्शन। यहां पर उन्होंने सही रखा है रीअब्जॉर्प्शन। मैंने यहां पर इसीलिए आपको स्टार बना दिया कि आप ध्यान रखें, आपसे गलती ना हो। अगर मजबूरी है तो रीअब्जॉर्प्शन लगाएं क्योंकि यही सही है, लेकिन एनसीईआरटी ने अभी थ्योरी में अपने क्या लिखा है गौर से पढ़ेंगे तो एब्जॉर्प्शन, तो ध्यान रखें। यहां लेकिन उन्होंने रीअब्सॉर्ब लिखा हुआ है, तो ये हो गया किसका बेटा, डीसीटी का। नेक्स्ट पार्ट बताइए, यहां पर अब बचा कौन, कलेक्टिंग डक्ट। कलेक्टिंग डक्ट में आप बताओ किन किन चीजों का रीअब्सॉर्प्शन होगा। तो आप कहेंगे सर कलेक्टिंग डक्ट तो कोई पार्ट एक नेफ्रॉन का है नहीं, उसमें बहुत सारे नेफ्रॉन की डीसीटी ओपन हो रही है, मतलब 99% में से 98% 97% के लगभग फिल्ट्रेट का पार्ट जो रीअब्सॉर्ब हो चुका होता है। अब इसके बाद जो थोड़ा बहुत साल्ट बचा होता है वो रीअब्सॉर्ब होगा, और थोड़ा बहुत जो अमाउंट ऑफ वाटर होगा, लेकिन कलेक्टिंग डक्ट के लिहाज से वो अमाउंट भी तो ज्यादा ही कहलाएगा। तो ये कहा जा सकता है बच्चों कि कलेक्टिंग डक्ट में रीअब्सॉर्प्शन ऑफ, यहां पर बोल सकते हैं आप रीअब्सॉर्प्शन ऑफ सम सॉल्ट, रीअब्सॉर्प्शन ऑफ सम सॉल्ट्स एंड मोर वाटर, सम सॉल्ट्स एंड मोर वाटर। अच्छा, कलेक्टिंग डक्ट जो है वो कहां से कहां होती है मालूम है आपको, डीसीटी होती है कहां पर, कॉर्टेक्स में। तो कलेक्टिंग डक्ट का बहुत छोटा सा हिस्सा कॉर्टेक्स में तो रखना ही पड़ेगा भाई यहां पर, तो थोड़ा सा एक्सटेंड्स फ्रॉम, याद रखिएगा बेटा मेन पार्ट मेडुला में है, लेकिन ये एक्सटेंड्स फ्रॉम कॉर्टेक्स टू मेडुला। रीअब्सॉर्प्शन ऑफ सम सॉल्ट प्लस मोर वाटर। नेक्स्ट सुनिएगा, कलेक्टिंग डक्ट के बेस से, देखिएगा कलेक्टिंग डक्ट का जो बेस है वो अपेक्स ऑफ पिरामिड पे जाके खुलता है, और टर्म यूरिन इज यूज्ड इन कलेक्टिंग डक्ट। टर्म यूरिन इज यूज्ड इन कलेक्टिंग डक्ट। मतलब बात को समझिए, बात यह है बेटा कि कलेक्टिंग डक्ट के पहले, मतलब बोमेंस कैप्सूल में या फिर पीसीटी में, लूप ऑफ फिल्ले में या डीसीटी में, वहां सब जगह हम लोग बार बार क्या नाम ले रहे थे, फिल्ट्रेट या ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। क्या बोल रहे थे, या तो फिल्ट्रेट या ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट, इसे हम यूरिन नहीं बोल रहे थे। लेकिन जैसे ही डीसीटी से होते हुए ये कहां पहुंच गया, कलेक्टिंग डक्ट, अब वहां टर्म यूज होगा बेटा क्या, यूरिन। तो टर्म यूरिन का इस्तेमाल जो है वो तभी किया जाएगा, टर्म यूरिन इज यूज्ड इन कलेक्टिंग डक्ट। नेक्स्ट बात आइए कि यहां पर कलेक्टिंग डक्ट जो है ये डीप इन मेडुला, ज्यादातर पार्ट कहां पर है, एक्सटेंड तो कर रहा है ये कॉर्टेक्स से मेडुला तक, लेकिन मेनली कहां पर है, ये मेडुला में, और डीप मेडुला में है। तो आप बताओ कलेक्टिंग डक्ट से जैसे 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 फिल्ट्रेट नीचे उतर रहा है, जिसे आप यूरिन कह रहे हो, वो लगातार कंसंट्रेट होती चली जाएगी। तो आप बताओ इन प्रेजेंस ऑफ, अगर डीसीटी में इन प्रेजेंस ऑफ एडीएच, तो आप बताओ एडीएच जो है वो डीसीटी पे तो काम कर ही चुका है, इसके कलेक्टिंग डक्ट पर भी वो वर्क करता है, लेकिन थोड़ा बहुत काम करता है जो वाटर को खींचता है, वाटर को रीअब्सॉर्ब कराता है। तो एडीएच प्रेजेंट है, तो आप बताओ डीसीटी में तो वाटर मैक्सिमम चला ही गया रीअब्सॉर्ब होके, लेकिन कलेक्टिंग डक्ट से भी वाटर को रीअब्सॉर्ब करा सकता है, और कराता है कौन, एडीएच। तो अब आप बताओ यूरिन आपकी क्या होती जा रही है, कंसंट्रेट। तो इन द प्रेजेंस ऑफ एडीएच ह्यूमन कैन, यहां पर यूरिन इज हाइपोटोनिक या हाइपरटोनिक। तो आप बताओ कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो आप इसे क्या बोलोगे बच्चों, हाइपरटोनिक। एडीएच की प्रेजेंस में हाइपरटोनिक हो जाएगा। अब अगर पूछा जाए कि हम लोग जो है इसकी वजह से कितने टाइम्स कंसंट्रेट यूरिन को हम लोग यहां पर पास आउट कर सकते हैं, तो जो यहां 300 पे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट आप लेके चले थे,
वो डीप मेडुला में कलेक्टिंग डक्ट के बेस पर 1200 पे होगा, क्योंकि अपेक्स पर होगा। तो आप बताओ 300 पे लेके चले थे और 1200 की यूरिन है, मतलब जो ब्लड है आपका वो 300 ऑस्मोल पर लीटर का है, जो यूरिन है वो 1200 ऑस्मोल पर लीटर की है। तो कंसंट्रेट ब्लड हुआ या फिर यूरिन हुआ, तो आंसर क्या जाएगा? यूरिन। तो वी कैन प्रोड्यूस, मतलब ह्यूमन कैन प्रोड्यूस 4 times more concentrated urine than the glomerular filtrate। तो यहां पर ये लाइन आप जरूर ध्यान रखिएगा कि ह्यूमन कैन, यहां पर बोला जाएगा ह्यूमन कैन, जरूरी नहीं है, अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग रिस्पॉन्स है, लेकिन ह्यूमन कैन अगर वो चाहे तो ह्यूमन कैन जनरली जो प्रोड्यूस करता है उसके लिए भी है, ह्यूमन कैन प्रोड्यूस 4 times more concentration, 4 times more concentrated urine than glomerular filtrate। तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट आपका कितना होता है? 300 पे, और कंसंट्रेट यूरिन 4 गुना अगर कर दोगे तो कितने पे? 1200 पे। तो 3 चौके 1200। तो ये लाइन आपको ध्यान रखना है। सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम से ये भी लाइन होती है। तो बच्चों अभी अल्ट्रा फिल्ट्रेशन मैंने क्लियर आपको पहले ही पढ़ा दिया था, फिर आज रिकॉल करा दिया है। दूसरा स्टेप यूरिन फॉर्मेशन का क्या हो गया आपका? सेलेक्टिव रीएब्सॉर्प्शन। नेक्स्ट एक स्टेप आता है बच्चों जिसे हम लोग बोल रहे हैं यूरिन फॉर्मेशन का एक नेक्स्ट स्टेप आता है जिसे हम लोग बोलते हैं ट्यूब्यूलर सेक्रीशन। बड़े गौर से सुनिएगा, यहां पर इसके 2 नाम है बच्चों। पहला स्टेप है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, दूसरा स्टेप है सेलेक्टिव रीएब्सॉर्प्शन, और तीसरा स्टेप जो आ रहा है वो है ट्यूब्यूलर सेक्रीशन। क्या बोलोगे? ट्यूब्यूलर सेक्रीशन। ट्यूब्यूल्स का मतलब रीनल ट्यूब्यूल्स। तो बच्चों ट्यूब्यूलर सेक्रीशन एक्टिवली प्रोसेस होता है। पहला पॉइंट इसका यही आएगा कि ये एक्टिवली प्रोसेस होता है। दूसरा पॉइंट आएगा कि बाय ट्यूब्यूलर सेल्स ऑफ नेफ्रॉन से होगा। ट्यूब्यूलर सेक्रीशन कौन करेगा? नेफ्रॉन की ट्यूब्यूलर सेल्स। ट्यूब्यूलर सेल मतलब जो सेल्स ट्यूब्यूल्स को बनाती है, रीनल ट्यूब्यूल्स को बनाती हैं। तो occurs by या परफॉर्म बाय पीसीटी डीसीटी कलेक्टिंग डक्ट। और बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, ट्यूब्यूलर सेक्रीशन जो है वो किया जाता है H+ का, K+ का और अमोनिया का। H+ का, K+ का और अमोनिया का। और अगर बच्चों H+ है तो गारंटी है, K+ है तो ये H+ और K+ क्या है? आयन है। तो आप बताओ ट्यूब्यूलर सेक्रीशन जो है वो मेंटेन द आयनिक बैलेंस। ये क्या कराएगा? मेंटेन आयनिक बैलेंस। जहां भी होगा आयनिक बैलेंस। अच्छा H+ है तो आप जानते हो मेंटेन द pH बैलेंस। अच्छा अगर यहां पर ये है तो क्या pH का मतलब एसिड और बेस बोल सकते हैं? तो एसिड बेस बैलेंस भी बोला जाता है। तो आप बताओ ट्यूब्यूलर सेक्रीशन कैसी प्रोसेस है? एक्टिवली। अब आप कहें सर कैसे? तो आप देखो बेटा, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट यहां से अब जा रहा है, यूरिन बन जाएगा। उसी दौरान आप बताओ जो नेफ्रॉन को बनाने वाली ट्यूब्यूलर सेल्स हैं, नेफ्रॉन की ट्यूब्यूल्स को बनाने वाली जो ट्यूब्यूलर सेल हैं, उनमें मेटाबॉलिज्म चलेगा तो नाइट्रोजनस वेस्ट आएगा, और नाइट्रोजनस वेस्ट को उन्हें भी इसी ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में डालना पड़ेगा, जिसमें पहले से ही नाइट्रोजन कंटेंट बहुत ज्यादा है नाइट्रोजनस वेस्ट का। तो आप बताओ लो टू हाई जाएगा तो हमेशा एक्टिवली होगा। कौन करेगा? ट्यूब्यूलर सेल्स ऑफ नेफ्रॉन करेंगी। कहां पर? पीसीटी डीसीटी कलेक्टिंग डक्ट। लूप ऑफ हेनले में स्ट्रेट होने की वजह से बहुत कम पड़ पाता है, नेग्लेजिबल होता है। और किसका होगा? H+ का, K+ का और अमोनिया का। इसकी वजह से जब ये पता चल गया तो मेंटेन द आयनिक बैलेंस, आयन है, pH H+ है तो pH बैलेंस या एसिड बेस बैलेंस। नेक्स्ट पार्ट आता है बेटा कि आखिरकार पीसीटी डीसीटी में और कलेक्टिंग डक्ट में। तो देखें पीसीटी में, डीसीटी में और कलेक्टिंग डक्ट में। तो पीसीटी के अंदर तो H+ और K+ और अमोनिया, इन तीनों का होता है बच्चों सेलेक्टिव सेक्रीशन। ओके सॉरी, यहां पर सेलेक्टिव सेक्रीशन को ही हम ट्यूब्यूलर सेक्रीशन या फिर सेलेक्टिव सेक्रीशन दोनों बोल सकते हैं। अगला डीसीटी में बच्चों H+,
K प्लस अमोनिया, एग्जैक्टली यही होगा यहां पर भी, इसी का ट्यूब्यूलर सेक्रीशन या सेलेक्टिव सेक्रीशन। और डीसीटी के अंदर आप बताओ अगर आयनिक बैलेंस होगा, सोडियम और पोटेशियम को बैलेंस करने की जिम्मेदारी होगी या नहीं होगी? तो यहां पर सोडियम पोटेशियम बैलेंस कर देता है। नेक्स्ट आइए कलेक्टिंग डक्ट के अंदर, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, यहां पर केवल और केवल अगर देखा जाए तो H प्लस और K प्लस, H प्लस और K प्लस, इसी का सेलेक्टिव सेक्रीशन या ट्यूब्यूलर सेक्रीशन होता है। किसका नहीं होता है? अमोनिया का ट्यूब्यूलर सेक्रीशन यहां पर नहीं होता है। तो आप बताओ, ये है पूरा का पूरा पार्ट क्या? ट्यूब्यूलर सेक्रीशन। तो आप बताओ यूरिन फॉर्मेशन कितने स्टेप में कंप्लीट हुई है? 3 स्टेप में। पहला स्टेप क्या है? अल्ट्राफिल्ट्रेशन, कहां होगा? बोमेंस कैप्सूल में। दूसरा स्टेप सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, पीसीटी, लूप ऑफ इनलेट, डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट के अंदर। और तीसरा पार्ट जो होगा वो ट्यूब्यूलर सेक्रीशन या सेलेक्टिव सेक्रीशन। तीनों का काम बता दिया, नाम बता दिया, कहां होगा बता दिया, और इसी के साथ बेटा आपका स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन, बोमेंस कैप्सूल, पीसीटी और लूप ऑफ इनलेट, डीसीटी, कलेक्टिंग डक्ट कंप्लीट। और इसी के साथ आपका प्रोसेस भी अल्ट्राफिल्ट्रेशन, सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन और ट्यूब्यूलर सेक्रीशन। तो आप बताओ, पैरेलल में आपने पढ़ा, बोमेंस कैप्सूल पढ़ा तो आपने तुरंत पैरेलल में क्या पढ़ा? अल्ट्राफिल्ट्रेशन, पीसीटी पढ़े और पीसीटी, लूप ऑफ इनलेट, डीसीटी, कलेक्टिंग डक्ट पढ़ दिया हम लोगों ने कल। और आज हमने क्या बताया कि उनमें होने वाली 2 प्रोसेस, सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन और ट्यूब्यूलर सेक्रीशन। तो इसी के साथ यूरिन फॉर्मेशन पूरी तरह से कंप्लीट होता है। तो स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन और यूरिन फॉर्मेशन दोनों कंप्लीट होते हैं। अब एक सवाल है बेटा, मैं आपसे यूरिन के बारे में बता दिया, मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स बता दिया बेटा। नेक्स्ट अब आपको बताना है, यहां पर एक सवाल है जिसके अंदर मैं आपसे पूछूंगा और आपको जो है थोड़ा सा दिमाग लगाना है, कुछ कंसेप्चुअल सवाल है बेटा, इसलिए गौर से सुनना और बताना। पहली चीज कि जब भी यहां पर 2 चीजें हैं, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट है और जैसे जैसे वो पास हो रहा है वैसे वैसे उसकी कंसंट्रेशन और उसका वॉल्यूम हमें देखना है। तो याद रखिएगा, वॉल्यूम देखने के लिए हमेशा केवल क्या देखोगे? पानी देखोगे। वॉल्यूम के लिए यहां पर लिख दे रहे हैं, वॉल्यूम के लिए पानी देखोगे। जब तक पानी नहीं छुओगे तब तक वॉल्यूम नहीं बदलेगा, जब तक पानी नहीं बदलेगा तब तक वॉल्यूम नहीं बदलेगा। मतलब यहां पर जब तक पानी नहीं छुओगे तब तक वॉल्यूम में चेंज नहीं आए। वॉल्यूम के लिए पानी देखोगे, लेकिन कंसंट्रेशन के लिए बच्चों पानी भी देखोगे और सॉल्ट भी देखोगे। तो वॉल्यूम, अगर आप केवल सॉल्ट को देखेंगे तो कंसंट्रेशन पे तो अफेक्ट पड़ेगा, लेकिन वॉल्यूम पर अफेक्ट हमेशा वाटर से ही पड़ता है। तो याद रखिएगा, वॉल्यूम पर फर्क बिना वाटर छुए नहीं पड़ेगा। आइए एक सवाल बताते हैं बेटा, यहां पर पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन क्या है? पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन। पहला पार्ट मैं लिखता हूं बोमेंस कैप्सूल, दूसरा पार्ट लिख रहे हैं बेटा यहां पर पीसीटी, तीसरा पार्ट लिख रहे हैं यहां पर डीएल ऑफ लूप ऑफ इनलेट, चौथा है एएल ऑफ लूप ऑफ इनलेट और पांचवा है यहां पर कलेक्टिंग डक्ट बोल दीजिए। तो आप शुरुआत यहां से कर सकते हैं, पार्ट्स हैं और पार्ट्स में जो है हमें 2 चीजें बचानी है बेटा। यहां पर 2 चीज बतानी है। एक पहला सवाल है कंसंट्रेशन, आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक, इसके संदर्भ में बताना है और एरो लगा के। तो अगर ये एरो है तो इसका मतलब क्या है? हाइपोटोनिक। क्या है? हाइपोटोनिक। यहां पर अगर डाउनवर्ड्स है तो कंसंट्रेशन क्या है? कम है। अगर इंक्रीज हो रही है तो इसका मतलब क्या है? हाइपर है। और अगर यहां पर बराबर है तो क्या बोलेंगे? आइसोटोनिक। इसी में आपको देना है। और यहां पर एक आएगा वॉल्यूम। तो फटाफट जल्दी से सोचिए और बताइए। याद रखना है, कंसेप्ट यही है कि वाटर और सॉल्ट दोनों देखो कंसंट्रेशन के लिए, और वॉल्यूम सिर्फ एक चीज से देखो, पानी अगर टच करोगे, पानी में बदलाव होगा तो वॉल्यूम बदलेगा, अदरवाइज कभी भी वॉल्यूम नहीं बदलता है। तो आप बताओ फटाफट जल्दी से देख के कि बोमेंस कैप्सूल, पीसीटी, डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ इनलेट, असेंडिंग लिम्ब में, और खास बात प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ डीसीटी। यहां पर डीसीटी भी आ जाएगा भाई, प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ डीसीटी, प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ डीसीटी, प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ डीसीटी। एक पॉइंट और बना दिया है, प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ डीसीटी। और नेक्स्ट 6वां पॉइंट है कलेक्टिंग डक्ट। फटाफट आप बताएंगे बेटा, जल्दी जल्दी बताइए।
यहां पर जैसे ही बॉमन्स कैप्सूल में आएगा तो आप बताओ यहां पर 300 ऑस्मोलरिटी कॉर्टेक्स की भी है और 300 उसकी भी, तो कंसंट्रेशन पे कुछ होता ही नहीं है, डायरेक्ट केवल अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है, कोई रीअब्जॉर्प्शन वगैरह नहीं है, और यहां पर वॉल्यूम भी हमेशा ये रहेगा। पीसीटी के अंदर अगर बात की जाए बेटा तो यहां पर कंसंट्रेशन वाटर भी रीअब्सॉर्ब होगा और साल्ट भी रीअब्सॉर्ब होगा और बहुत ज्यादा होगा, तो गारंटी है कि यहां पर हमेशा कंसंट्रेशन जो है वो क्या होगी, कम होगी, जबकि वॉल्यूम पे फर्क नहीं। भाई एक बात बताओ, अगर मान लीजिए जितना आपने साल्ट निकाला उतने ही करस्पॉन्डिंग आपने वाटर निकाल लिया, तो आप बताओ क्या कंसंट्रेशन कम हो जाएगी क्या? नहीं। जैसे कोल्ड ड्रिंक के एक बोतल में से अगर एक ग्लास आप निकाल लोगे तो बोतल की कंसंट्रेशन बदल जाएगी? नहीं। तो इसका मतलब ये है बच्चों कि यहां पर आपने साल्ट वाटर दोनों को रीअब्सॉर्ब किया है और उसी रेशियो में किया है, तो कंसंट्रेशन तो घटा है लेकिन वॉल्यूम पे फर्क नहीं पड़ा है, वॉल्यूम पे फर्क नहीं पड़ा है। तो आप बताओ यहां पर कंसंट्रेशन जो है ये सही है या गलत है? सोच समझ के बताओ, फटाफट बताइए जल्दी से, ये वाला ऑप्शन सही है गलत है? बहुत सारे बच्चे इस तरह की गलती करते हैं बेटा, मैंने जबकि बता रखा है, तो अगर आप जल्दबाजी करेंगे तो आपसे गलती हो जाएगी। देखो यहां पर मैंने कहा वाटर और सॉल्ट दोनों देखोगे तो कंसंट्रेशन फर्क पड़ेगा, वाटर और सॉल्ट दोनों जाते हैं कि नहीं जाते हैं, और जब दोनों को पैरेलल रेशियो में लोगे तो यहां पर बिल्कुल भी कोई फर्क नहीं आएगा, कम अमाउंट हो जाएगा, मतलब वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, लेकिन कंसंट्रेशन पे कोई डिफरेंट। मैंने बताया ना एक बोतल 2 लीटर की है कोल्ड ड्रिंक की, अगर उसमें से एक ग्लास निकाल लोगे तो ग्लास का कंसंट्रेशन अलग हो गया क्या? नहीं। क्या बोतल का अलग हो गया क्या? नहीं। तो इसका मतलब पैरेलल रेशियो में आपने चीजों को निकाला है, तो यहां पर क्या रहेगा, आइसोटोनिक, जबकि वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कम, क्योंकि आपने वाटर को टच कर लिया। मैंने कहा ना सिर्फ वाटर देखोगे तभी वॉल्यूम पर ही वॉल्यूम में बदलाव होगा। नेक्स्ट बताइए बच्चों, डिसेंडिंग लिम्ब, आप जबरदस्त तरीके से बता सकते हो कि बताओ जब 300 से 1200 आना है, मेडुला में आ गया, तो बताओ डीएल में 300 से 1200 आना है तो कंसंट्रेशन लगातार इंक्रीज होगी और एएल में लगातार क्या होगी, डिक्रीज होगी, और यहां पर जब पानी निकालोगे तो वॉल्यूम क्या होगा बच्चों, वॉल्यूम क्या होगा, कम होगा, और यहां पर क्या होगा, जल्दी से देख के बताइए, यहां पर अगर पूछा जाए तो क्या वॉल्यूम पर कोई फर्क पड़ेगा क्या? यहां पर आप पानी टच नहीं करते हैं तो यहां पर वॉल्यूम पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ डीसीटी में आप बताइए कंसंट्रेशन कैसी होगी, फटाफट बताएंगे भाई। प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ डीसीटी में बताइए, प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ डीसीटी के अंदर क्या होगी कंसंट्रेशन और क्या होगा वॉल्यूम, जल्दी से बताएं। आप बताओ प्रॉक्सिमल पार्ट में आप क्या निकालोगे, साल्ट, और साल्ट निकालने से क्या होती है, कंसंट्रेशन हमेशा कम होती है, और जबकि प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ डीसीटी के अंदर हम वाटर को टच नहीं करते हैं और वाटर टच नहीं होगा तो कभी भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कलेक्टिंग डक्ट में सोचिए और बताइए, जल्दी से सोचिए और बताइए बेटा, यहां पर भी वाटर अगर रीअब्सॉर्ब होगा तो कंसंट्रेशन हमेशा इंक्रीज होगी, जबकि वाटर अगर निकलेगा तो वॉल्यूम क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो आप बताओ वाटर और सॉल्ट दोनों निकल रहे हैं और दोनों निकले, वाटर भी ज्यादा निकल रहा है तो कंसंट्रेशन बढ़ती चली जाएगी। तो ये आप ध्यान रखें, यहां पर बहुत सावधान रहिएगा बेटा, एक तो यहां पर और दूसरा यहां पर, दोनों जगह पे कहीं पर भी आप बता सकते हैं। तो सवाल जो है बेसिकली यहां से पूछा जाता है, तो ये आप ध्यान रखेंगे इस चार्ट को। नेक्स्ट ये कंसेप्ट है और इस कंसेप्ट के साथ ये चार्ट है। जब तक पानी नहीं छूओगे तब तक वॉल्यूम नहीं बदलेगा। जब पानी और सॉल्ट, जब कंसंट्रेशन देखना हो तो पानी भी देखो और सॉल्ट भी देखो, बराबर रेशियो में दोनों निकाल लोगे कभी कंसंट्रेशन चेंज नहीं होगी। आप बताओ यहां तो रीअब्जॉर्प्शन वगैरह होता ही नहीं था तो बराबर रह गया। पीसीटी में दोनों को हमने बराबर से निकाल लिया तो कंसंट्रेशन बराबर रही, लेकिन पानी भी निकला है तो वॉल्यूम क्या हो गया, कम। डीएल में हमने क्या किया, वाटर को निकाला तो वॉल्यूम कम होगा, और वाटर को निकालने से कंसंट्रेशन क्या होगी, बढ़ेगी, तो 300 से क्या हो जाएगा 1200। एएल में केवल साल्ट को छूते हैं तो साल्ट को निकालेंगे तो कंसंट्रेशन कम होगी। याद करो डाइल्यूटिंग सेगमेंट है या नहीं है, लेकिन वहां पर वॉल्यूम पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि वाटर को आपने टच नहीं किया। तो ये भी दोनों आपको आगे होंगे। तो मेन कंक्लूजन ये है, इस पे सबसे ज्यादा फोकस करिए। ये अगर आपको कंसेप्चुअली आता है तो कभी भी आपका सवाल गलत नहीं होगा। पीसीटी हटा दें, लूप ऑफ हेनले हटा दें, ये सारे सवाल आपके हो जाने चाहिए। तो ये है कंप्लीट यूरेन फॉर्मेशन।
तो बच्चों यूरिन फॉर्मेशन कंप्लीट करने के बाद 3 सवाल हैं आपके और एक बेसिक इंफॉर्मेशन है जो सवाल के तौर पे पूछी जाती है, तो यही दोनों डिस्कस करते हैं आज के लिए। सबसे पहले अगर बोला जाए यहां पर तो विच इज अब्सेंट इन, फटाफट सब लोग बताएंगे, विच इज अब्सेंट इन नेफ्रिक फिल्ट्रेट। नेफ्रिक फिल्ट्रेट से कंफ्यूज नहीं होना है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट को ही नेफ्रिक फिल्ट्रेट कहते हैं, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट को ही नेफ्रिक फिल्ट्रेट कहते हैं। तो बताइए कौन सा नेफ्रिक फिल्ट्रेट में नहीं पाया जाता है या ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में नहीं पाया जाता है? आंसर करिए बेटा। यूरिया ये तो पाया जाता है, Na+ ये तो वाटर इलेक्ट्रोलाइट पाया ही जाएगा। अच्छा, नेफ्रिक फिल्ट्रेट में ग्लूकोज पाया जाएगा, बहुत सारे लोग इसे आंसर करते हैं, ग्लूकोज पाया जाएगा। लेकिन बच्चों प्रोटीन लेस होता है, तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट क्या होता है? प्रोटीन लेस प्लाज्मा बोला जाता है। तो यहां पर कभी भी पॉलीपेप्टाइड चेन नहीं पाई जाएगी। तो आप बताओ आंसर क्या जाएगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फटाफट। विच इज प्रेजेंट, कौन सा प्रेजेंट होता है नेफ्रिक फिल्ट्रेट में? लेकिन आगे सवाल क्या कह रहा है? बट अब्सेंट इन यूरिन। नेफ्रिक फिल्ट्रेट जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट है, नेफ्रिक का मतलब क्या है? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट है बच्चों, उसमें तो है लेकिन यूरिन में नहीं है। तो बताओ नेफ्रिक फिल्ट्रेट में क्या यूरिया है? हाँ यूरिया है। और यूरिन में भी यूरिया है? बिल्कुल है। क्या यहां पर प्रोटीन, किसकी बात कर रहे हैं? प्रोटीन की। प्रोटीन क्या नेफ्रिक फिल्ट्रेट में है? क्या नहीं। लेकिन क्या यूरिन में है? क्या नहीं। ये भी गलत हो गया। नेक्स्ट आइए, ग्लूकोज और Na+, क्या Na+ नेफ्रिक फिल्ट्रेट में है? हाँ है। लेकिन क्या यूरिन में नहीं है? उसमें भी है। तो ये दोनों में है। अब हमने कहा ग्लूकोज जो है वो नेफ्रिक फिल्ट्रेट में तो है लेकिन यूरिन में नहीं होता है, तो इसलिए यहां नेफ्रिक फिल्ट्रेट में पाया जाएगा, यूरिन में नहीं पाया जाएगा। तो आंसर क्या लगाएंगे? थर्ड। इसी की बात है बेटा कि जब कई बार ऐसा होता है जब ग्लूकोज यूरिन में किसी डिसऑर्डर होने की वजह से, इंपेयरमेंट होने की वजह से बॉडी में यहां पर ग्लूकोज यूरिन में आने लगता है, और इस कंडीशन को हम लोग बड़े कॉमन वर्ड्स में बोलते हैं ग्लाइकोस्यूरिया। क्या बोलते हैं? ग्लाइकोस्यूरिया। और जब ग्लूकोज यूरिन में आने लगा और उस टाइम बॉडी को प्रॉपर सबस्ट्रेट नहीं मिल पा रहा है, खाने का रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट नहीं मिल पा रहा है एज ए कार्बोहाइड्रेट, तो वहां पर वो फैट को तोड़ेगी, और फैट को तोड़ेगी तो आप बताओ कीटोन बॉडीज जो हैं वो बनने लगेंगी, और कीटोन बॉडीज यूरिन में आने लगेंगी, दैट इज कॉल्ड कीटोन्यूरिया। और बच्चों ये ग्लाइकोस्यूरिया और कीटोन्यूरिया आपने सुना होगा, ये दोनों चीजें जो हैं ये डायबिटिक पेशेंट में पाई जाती हैं, और इस तरह के डायबिटीज को हम लोग ये सिम्टम ऑफ, यहां पर सिम्टम ऑफ डायबिटीज मेलाइटस, सिम्टम्स ऑफ डायबिटीज मेलाइटस, डायबिटीज मेलाइटस। और ऐसा तब होता है ड्यू टू हाइपोसेक्रीशन ऑफ इंसुलिन हार्मोन, ड्यू टू हाइपो मतलब लो या हाई, लो इंसुलिन हार्मोन। इंसुलिन हार्मोन जब कम हो जाएगा, कम सेक्रीट होगा, तो इसकी वजह से जो डिजीज है, डिसऑर्डर है, दैट इज कॉल्ड डायबिटीज मेलाइटस। और डायबिटीज मेलाइटस में 2 कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम आते हैं बेटा, ग्लाइकोस्यूरिया और कीटोन्यूरिया। नेक्स्ट एक लास्ट सवाल बताइए फटाफट। कौन सा आयन ऐसा है जो रीएब्सॉर्ब भी होता है और सेक्रीटेड बोथ बाय ट्यूब्यूलर सेल? तो आप बताओ H+ को अगर बोला जाए, H+ बहुत कॉमन है, ट्यूब्यूलर सेल सेक्रीट भी करती हैं लेकिन रीएब्सॉर्प्शन नहीं है। Na+ का यहां पर रीएब्सॉर्प्शन है नहीं है? है, लेकिन यहां पर सेक्रीशन नहीं है। तो H+ का क्या है? रीएब्सॉर्प्शन नहीं है, सेक्रीशन है, ये भी नहीं जाएगा। बाइकार्बोनेट का रीएब्सॉर्प्शन है, सेक्रीशन नहीं है। तो आप बताओ कौन बच गया? K+। जो याद करिए पीसीटी में मैंने कहा था वाटर और इलेक्ट्रोलाइट, तो इलेक्ट्रोलाइट में ये आयंस भी आएंगे बेटा, और K+ का रीएब्सॉर्प्शन भी है और सेक्रीशन भी होता है। तो आंसर क्या चला जाएगा? फर्स्ट। तो बच्चों ये रहा आपका यूरिन फॉर्मेशन, उसका एक चार्ट और उसी के आधार पर 3 सवाल जिससे आपको चीजें पता चल जाए
कि आपने कितना बढ़िया चीजों को समझा है। तो ये रही कंप्लीट यूनिट फॉर्मेशन की बात। अब बात करते हैं बेटा एक इंफॉर्मेशन ये कि सर YouTube पर ही क्लासेस चलेंगी क्या? नहीं, इनिशियल फेज का ऐप जो है वो आ चुका है। 2 से 3 दिन के अंदर वो ऐप की अपडेशन वाला जो काम है वो पूरा हो जाएगा और उसके बाद जो है बहुत सारे लोग कनेक्ट भी हो गए हैं और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा के इसे उन्हें डाउनलोड करा दीजिए ताकि उन्हें हम ऐड कर सकें। और इस पर रिवीजन क्लासेस भी होंगी बेटा, और आपके ऑफलाइन जो सिलेबस रेगुलर कोर्सेज का चल रहा था वो भी कंटिन्यूअस चलेगा, लेकिन 2-3 दिन के बाद प्रॉपर इंफॉर्मेशन आप तक ऐप के माध्यम से पहुंचेगी और हम लोग उस पे लाइव क्लासेस के लिए भी जुड़ पाएंगे। तो बिल्कुल परेशान ना हो, बिल्कुल टेंशन ना ले, किसी भी तरीके की पढ़ाई में कोई रुकावट नहीं आएगी। और बच्चों पढ़ाई को लेके सारी टेंशन हम पर छोड़ दीजिए, सिर्फ आपको एक काम करना है, जो पढ़ा रहे हैं इसका नोट्स बनाइए, नोट्स बना के प्रॉपर लिखिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। एक बार पढ़ लेंगे नीट के सारे सवाल आपके निकल जाएंगे। ओके, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।